रायन हॉलिडे की यह शानदार किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें यह सिखाती है कि हमारा भविष्य हमारी आदतों, हमारे अनुशासन और हमारी सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर करता है। सफलता सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो टैलेंटेड होते हैं, बल्कि असली जीत उनकी होती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं। इस किताब में इतिहास के महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपने अनुशासन के दम पर असंभव को संभव किया। कल्पना कीजिए एक बच्चा जो गरीबी में जन्मा, जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, पर उसने अपने अनुशासन के बल पर खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक बन गया। एक खिलाड़ी जिसने अपने शरीर और दिमाग पर इतना नियंत्रण रखा कि वह अपने हर खेल में इतिहास रचता चला गया। एक लेखक जिसने रोज एक ही नियम का पालन किया और पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को कागज पर उकेर दिया। आपके अंदर भी वही क्षमता है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कितना पहचानते हैं और इसे कितना अपनाते हैं। अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने या रोज एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है। यह सेल्फ मास्टरी की कला है, खुद पर नियंत्रण पाने की ताकत। यह जानने की स्किल है कि कब ना कहना है, कब अपनी इच्छाओं को रोकना है और कब अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी है, भले ही मन न करे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको इस एक वर्च्यू को अपनाना होगा, डिसिप्लिन। इसे सिर्फ एक कड़ी सजा मत समझिए, बल्कि इसे एक सुपर पावर की तरह लीजिए जो आपको हर उस चीज तक ले जा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के उन महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह महान लोग अपने अनुशासन के जरिए असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे और कैसे आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को अपने हिसाब से गढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और समझें कि आखिर क्यों डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। चैप्टर 1, अटैक द डॉन, सुबह की शक्ति। सुबह जल्दी उठना कोई आसान काम नहीं है। ठंडी हवा, गर्म रजाई और अधूरी नींद, कौन छोड़ना चाहेगा ये आराम? लेकिन वही लोग जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अपनी नींद और आराम को त्याग देते हैं। डिसिप्लिन्ड लोग जल्दी उठते हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक मजबूत मकसद होता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आप जागकर अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फोन नहीं बजेगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, बस आप और आपका लक्ष्य। सुबह का समय सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली होता है। अगर आपकी आदत देर से उठने की है तो शायद आपको पूरे दिन वक्त की कमी महसूस होती होगी। आप बस कामों में उलझे रहते हैं, ऑफिस, घर, फैमिली कमिटमेंट्स और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। इन सब में आपका स्वयं के लिए रखा गया सपना पीछे छूट जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 घंटा पहले उठने की आदत डाल लें तो आप अपनी जिंदगी पर एक नई पकड़ बना सकते हैं। जब सब कुछ शांत होता है, तब आप अपनी सोच को साफ कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को दोबारा देख सकते हैं और अपनी योजनाओं को और बेहतर बना सकते हैं। टोनी मॉरिसन, एक सिंगल मदर जो 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी और एक डिमांडिंग नौकरी भी कर रही थी। दिन भर की थकान, बच्चों की देखभाल और ऑफिस का दबाव, इन सब के बाद उनके पास अपने लिए कुछ भी बचता नहीं था। लेकिन टोनी के अंदर एक लेखक बसता था और वो अपने सपने को मरने नहीं देना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो सुबह जल्दी उठने लगीं, बिल्कुल तड़के, जब उनके बच्चे सो रहे होते, जब दुनिया अभी अपने सपनों में डूबी होती। टोनी जाग जाती, अपने लिए 1 कप कॉफी बनाती, खिड़की के पास बैठती और अपनी कल्पनाओं में खो जाती। उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, कोई काम की चिंता नहीं होती थी, बस उनका दिमाग और उनके शब्द। टोनी का मानना था कि जैसे ही सूरज निकलता है, उनका लेखक वाला रूप पीछे छूट जाता है और वो एक कामकाजी मां बन जाती हैं। खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना और बिल्स भरना। एक ब्लैक औरत होने के नाते समाज उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी करता था,
डिवोर्स के बाद वो अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थीं। उनका संघर्ष किसी से छिपा नहीं था। दिन में ऑफिस का काम, रात में घर की जिम्मेदारियां। लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठकर लिखने बैठती, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर वो नहीं लिखेंगी तो उनके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। टोनी का यह समर्पण रंग लाया। 1970 में उनका पहला नॉवेल द ब्लूस्ट आई प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखीं, चिल्ड्रन बुक्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और प्ले। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें नेशनल बुक अवार्ड, नोबेल प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल तक पहुंचाया। अगर टोनी ने यह तय नहीं किया होता कि वो सुबह जल्दी उठकर लिखेंगी, तो शायद उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता। अब सोचिए, जब अगली बार आप सुबह जल्दी उठने में आलस महसूस करें, तो अपने सपनों को याद करें। क्या उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल नहीं बनाना चाहेंगे? और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे पहले उठकर आपसे आगे निकल रहे हैं। क्या आप उन्हें जीतने देंगे, या फिर उठकर खुद की जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? आपके पूर्वज भी सुबह जल्दी उठते थे। खेतों में काम करना, शिकार पर जाना, चीजें बनाना, ये सब उन्होंने कभी आलस की वजह से नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और आज आपके पास पहले से कहीं ज्यादा अवसर हैं। आपके पास वो सारे साधन हैं जो आपको अपने सपनों तक ले जा सकते हैं। सिर्फ एक आदत, सुबह जल्दी उठने की, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों के लिए सूरज से पहले जागने के लिए? चैप्टर 2, जस्ट शो अप, बस डटे रहो। कभी कभी हमारे पास 1000 बहाने होते हैं। आज मूड नहीं है, थोड़ी थकान लग रही है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको हर दिन उनके लिए हाजिर होना पड़ेगा। आपका मन करे या ना करे, आप थके हुए हों या नहीं, आपके पास मोटिवेशन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। बस डटे रहना जरूरी है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोज 1 मील चलिए। अगर वायलिन बजाना सीखना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन कुछ पेज जरूर लिखिए। और अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो रोज नए लोगों से कनेक्ट कीजिए। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना करते हैं, बस इतना करें कि आप हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। हम अक्सर अपने एक्शन के नतीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सिर्फ अपने प्रयासों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सब किस्मत, हालात और समय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं। ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं क्योंकि या तो उनमें स्किल की कमी होती है या फिर वे कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। वे इंतजार करते हैं मोटिवेशन आने का, सही समय आने का, परफेक्ट मूड बनने का। लेकिन जो लोग असल में सफल होते हैं वे तब भी काम करते हैं जब वे ऐसा महसूस नहीं करते। थॉमस एडिसन को दुनिया उनके बेमिसाल आविष्कारों के लिए जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने कभी भी खुद को असाधारण नहीं माना? एडिसन का मानना था कि उनकी सफलता किसी असाधारण टैलेंट की वजह से नहीं थी। वे खुद मानते थे कि वे दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। उनकी इमेजिनेशन भी कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं थी, लेकिन फिर भी वे महान वैज्ञानिक बने क्योंकि उन्होंने हार न मानने की कला सीख ली थी। एडिसन हमेशा अपने लैब में काम करते रहते थे, भले ही उनके पास कोई नया आइडिया हो या ना हो। उनका मानना था कि अगर वे हर दिन अपने काम पर नहीं लौटते तो कोई और उनका आइडिया चुरा सकता था। इसलिए वे बस हाजिर रहते, काम में लगे रहते और आखिरकार सफलता उनकी झोली में आ ही जाती। उनकी सोच थी कि इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, बस लगे रहो, और यही उनकी सफलता का राज था। लव गेहरिग एक महान बेसबॉल खिलाड़ी थे। वे यांकीज टीम के लिए खेलते थे और अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। वे शायद ही कभी कोई प्रैक्टिस मिस करते। चोट लगने के बावजूद, थकान होने के बावजूद, बुरे दिन होने के बावजूद वे बस खेलते रहते। उनके अंदर भी डर और शक के पल आते थे। कई बार तो उन्होंने यांकीज छोड़ने का भी सोचा था, लेकिन उनके कोच ने उन्हें रोका और कहा, एक सामान्य खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी के बीच बस इतना ही फर्क होता है
कि कौन मैदान में टिकता है और कौन हार मानकर चला जाता है। गेहरिक समझ गए कि उन्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा। उनके मन में यह बात बैठ गई कि वे अपने मेहनत के नतीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वे खुद को हाजिर रख सकते हैं। कभी कभी हफ्तों तक वे खेलते, बिना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल किए, लेकिन फिर भी वे खेलते रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि कोशिश न करना पूरी तरह से हार मान लेने के बराबर होता है। आप कितने टैलेंटेड हैं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा फर्क आपके डेडिकेशन और लगातार काम करने की आदत से पड़ता है। हम सब कभी कभी अनइंस्पायर्ड और डाउटफुल महसूस करते हैं। हम सोचते हैं, शायद मुझ में वो क्षमता नहीं है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद कोई और मुझसे बेहतर कर रहा होगा। आपका मन कहेगा कि आज छोड़ दो, कल कर लेना, लेकिन आपको खुद को हर दिन अपने लक्ष्य के लिए खड़ा करना होगा। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। एक दिन बहुत प्रोडक्टिव और इंस्पायर्ड होकर काम करने से कोई इतिहास नहीं बनता। आपको धीरे धीरे हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अपने आप को अपने सपनों के लिए समर्पित करना होगा। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका असर शायद तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन वही मेहनत आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। इसलिए हार मत मानिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए और बस हर दिन अपने सपनों के लिए हाजिर रहिए। चैप्टर 3, सीक डिस्कम्फर्ट। असली ताकत वहीं से आती है। आज की दुनिया में सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। खाना ऑर्डर करो, पैसे ट्रांसफर करो, शॉपिंग करो, सब कुछ आरामदायक और आसान। आप बिना घर से निकले भी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जरूरत से ज्यादा आरामदायक जिंदगी आपको कितना कमजोर बना रही है? हम हर दिन अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो, बिना किसी मेहनत के। हम स्मार्ट होम बनाते हैं ताकि घर के छोटे छोटे काम भी न करने पड़े। हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए नैनी रखते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। हम हर उस चीज को हटा देना चाहते हैं जो हमें थोड़ा भी मुश्किल लगे, जो हमें जरा भी परेशान करे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी यह कंफर्टेबल लाइफ अचानक छिन जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास पैसे नहीं रहे, अगर आपका घर चला जाए, अगर आपकी दुनिया अचानक बदल जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपने आराम को अपनी कमजोरी मत बनने दो। दुनिया हर समय एक जैसी नहीं रहने वाली। अगर आप हर चीज को आसान बनाने की आदत डाल लोगे तो जिंदगी के मुश्किल समय को झेल नहीं पाओगे। खुद को चुनौती दो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ। बिना एसी के रहकर देखो, ठंडे पानी से नहाकर देखो, वजन उठाओ, दौड़ो, मेहनत करो, कुछ दिन इंटरनेट के बिना गुजारो। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर वह मजबूती पैदा करेंगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर आपने खुद को इन छोटी मुश्किलों के लिए तैयार कर लिया तो बड़े तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका बहुत अमीर थे। उन्हें यह दौलत अपने पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने इस दौलत का इस्तेमाल ऐशो आराम में नहीं किया, बल्कि इसे समझदारी से निवेश किया और पहले से भी ज्यादा अमीर बन गए। उन्होंने कभी भी इस अमीरी को अपनी जिंदगी का सहारा नहीं बनाया। उन्हें पता था कि अगर आज यह दौलत उनके पास है तो कल यह जा भी सकती है। इसलिए वे खुद को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखते थे। कई बार वे कुछ दिनों के लिए एक गरीब आदमी की तरह रहने लगते। वे बहुत कम खाना खाते, सस्ते और मामूली कपड़े पहनते, जमीन पर सोते, सिर्फ ब्रेड और पानी पर गुजारा करते। अब आप सोच रहे होंगे, एक अमीर इंसान ऐसा क्यों करेगा? आज भी बहुत से लोग जानबूझकर खुद को तकलीफ देते हैं। वे ठंडे पानी से नहाते हैं, कठिन वर्कआउट करते हैं, इंटरनेट से दूर रहते हैं और सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं कि वे कितने मजबूत हैं। लेकिन सेनेका ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने दर्द को इसलिए गले लगाया क्योंकि वो अपनी हदों को टेस्ट करना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि वे कितना सह सकते हैं। वे गरीबों की जिंदगी को समझना चाहते थे। वे अपनी दौलत के खोने के डर से आजाद होना चाहते थे। जहां उनके अमीर दोस्त बिना पैसों के जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, वहीं सेनेका को इस बात की परवाह नहीं थी।
वे जानते थे कि असली ताकत कंफर्ट में नहीं, बल्कि मुश्किलों को झेलने की क्षमता में होती है। सेनेका रोमन सम्राट नीरो के स्टोइक मेंटर थे, लेकिन जब नीरो क्रूर और सनकी बनने लगे तो सेनेका ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। नीरो यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान इतना पैसा और ऐशो आराम छोड़कर खुद से जा सकता है। उन्होंने सोचा कि सेनेका को रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें जहर देकर मार डालना। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहर सेनेका पर असर ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वे पहले से ही एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि जहर के लिए उसमें जगह ही नहीं बची थी। यही होती है असली तैयारी। यही होता है खुद को हर हालात के लिए तैयार रखना। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई बड़ा संकट आ जाए तो क्या आप तैयार होंगे? अगर आप हमेशा आसान जिंदगी जीने की आदत डाल लेंगे तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आज से खुद को तैयार करना शुरू कीजिए। थोड़ा असहज महसूस करना सीखिए। अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाइए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत रख सकते हैं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं रहने वाली। अगर आप तैयार हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। चैप्टर 4, कीप द मेन थिंग। द मेन थिंग, जरूरी चीजों को जरूरी ही रहने दो। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई आपकी अटेंशन चाहता है। हर कोई चाहता है कि आप उनकी बात सुनें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी जरूरतें पूरी करें। लेकिन सवाल यह है, आपके अपने सपने, आपके अपने लक्ष्य, आपके अपने परिवार के लिए आपके पास कितना समय बचा? अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं सीखा तो आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी कामों को पूरा करने से चूक जाएंगे। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। हर चीज के लिए हां कहना सिर्फ आपकी थकान और उलझनों को बढ़ाएगा। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद से दूर होते चले जाएंगे। आपकी जिंदगी किसी और के प्लान के हिसाब से चलने लगेगी, और जब आपको इसका एहसास होगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। जरा सोचिए, आपने ऑफिस में एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने के लिए हां कह दिया, लेकिन उसकी वजह से अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में नहीं जा पाए। आपने दोस्तों की पार्टी में शामिल होने के लिए हां कह दिया, लेकिन उसी टाइम पर आप अपनी नई बुक का पहला चैप्टर लिख सकते थे। आपने हर किसी से मिलने जुलने, बातचीत करने के लिए हां कह दिया, लेकिन उसी दौरान आप खुद पर काम कर सकते थे, अपनी स्किल्स सुधार सकते थे। आपको नहीं लगता कि हर हां के पीछे कुछ ना कुछ छूट रहा है? बाउंड्री सेट करना सीखो, वरना खो जाओगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ उन चीजों के लिए टाइम निकालते हैं जो उनकी लाइफ में सच में मायने रखती हैं। वे बिना किसी गिल्ट के हर उस चीज को ना कह देते हैं जो उनके लक्ष्य से भटकाती है। अगर आप बिना सोचे समझे हर चीज में इन्वॉल्व होते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं धुंधली हो जाएंगी। अगर आप दूसरों को खुश करने में ही लगे रहेंगे तो अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वे आपको कंट्रोल कर लेंगे। बुकर टी वॉशिंगटन टस्केगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। उनकी लाइफ बहुत बिजी थी। वे लगातार ट्रैवल करते, डोनर्स से मिलते, लेक्चर देते, फंडरेजिंग इवेंट्स मैनेज करते और इन सब के बीच 5 किताबें भी लिखीं। इतना सब कुछ एक ही इंसान कैसे कर सकता है? जवाब बहुत सिंपल है, उन्होंने अपने समय की सुरक्षा की। वे जानते थे कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हीं चीजों पर फोकस किया। जब लोगों ने उनकी आलोचना की, उन्हें सेल्फिश कहा, तो उन्होंने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर वे अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करते तो उनका सपना अधूरा रह जाता। उन्होंने समाज में बदलाव लाने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने हर बेकार चीज को ना कहा। जब भी आप किसी चीज को हां कहते हैं तो किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं। सवाल यह है कि आप किन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना छोड़ सकते हैं? क्या आप बिना मतलब की मीटिंग्स और बातचीत में अपना समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं? क्या आप उन लोगों से दूर हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं? अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे तो कोई और आपके समय का मालिक बन जाएगा। ना कहना सीखिए, यह सबसे बड़ी कला है। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि
इससे वे असभ्य या असंवेदनशील लगेंगे। लेकिन सच तो यह है कि ना कहना आपको मजबूत बनाता है। अगर आप ना कहने से डरते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई आपको आपके समय से ज्यादा काम देने की कोशिश करे, न कहिए। कोई आपको किसी बेकार की गॉसिप में घसीटने की कोशिश करे, न कहिए। कोई आपको ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए बोले जिनका कोई मतलब नहीं, न कहिए। न कहने का मतलब यह नहीं है कि आप रूड हैं। आप विनम्रता से माफी मांग सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास और भी जरूरी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज्यादा काम अपने सिर पर लाद लेंगे तो थक जाएंगे, आपका ध्यान बंट जाएगा और आप अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही चीजों पर फोकस करेंगे। आखिरी सवाल, क्या आप सच में अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं? तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे तो खुद से यह सवाल पूछिए, अगर मैं इसे करूंगा तो मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा? अगर जवाब यह आता है कि आपको अपनी जरूरी चीजें छोड़नी पड़ेंगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के ना कहिए। यह सवाल आपको आपकी प्राथमिकताओं की याद दिलाएगा और आपको अपने हां को एक बड़ी मजबूत ना में बदलने की हिम्मत देगा। चैप्टर 5, परफेक्शनिज्म, एक बंधन या एक भ्रम। क्या आप कभी ऐसे फंसे हैं कि कोई काम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि वो परफेक्ट नहीं लग रहा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बनाए हुए कंटेंट, आपके लिखे हुए शब्द, आपकी बनाई हुई पेंटिंग या आपके किसी भी प्रोजेक्ट को देखने वाला हर कोई आपकी तरह ही उसकी बारीकियों को नोटिस करेगा? शायद नहीं। सच तो यह है कि परफेक्शनिज्म सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं और सोचते हैं कि जब तक चीजें सही नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सच पूछो तो यह एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा हर काम एकदम बेस्ट होना चाहिए वरना लोग हमें जज करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, लोगों को आपके काम की उतनी चिंता नहीं है जितनी आप सोचते हैं। हर इंसान अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि शायद ही किसी के पास इतना समय हो कि वो आपकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दे। हाँ, अगर आप कुछ अलग और दिलचस्प करते हैं तो लोग उसे जरूर नोटिस करेंगे, लेकिन ये सोचकर कि क्या यह परफेक्ट है, अगर आप रुके रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर देंगे। कई बार परफेक्शनिज्म सिर्फ एक बहाना बन जाता है। हम सोचते हैं, जब तक सही माहौल नहीं मिलेगा तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा, जब तक मेरे पास बेस्ट टूल्स नहीं होंगे तब तक मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूंगा। लेकिन यह सोच हमें पीछे खींचती है। अब मार्था ग्रेहम की ही कहानी ले लीजिए। वो दुनिया की सबसे महान कोरियोग्राफर्स में से एक थीं, लेकिन परफेक्शनिज्म उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन गया था। 1931 में वो एक डांस परफॉर्मेंस तैयार कर रही थीं, जो कि माया और एज़टेक सभ्यता से प्रेरित था। उन्होंने अपनी पूरी सर्दी इस डांस को परफेक्ट बनाने में बिता दी, लेकिन जब परफॉर्मेंस का समय आया तो उन्हें लगा कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके डांसर्स जो टैलेंटेड और कमिटेड थे, उन्हें तो यह नया रूटीन पसंद आ रहा था, लेकिन मार्था को इसमें बस खामियां ही दिख रही थीं। वो बार बार चीजों को बदलती गईं, एडजस्ट करती गईं और हर छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होती गईं। वो इस कदर परफेक्शनिज्म में फंस चुकी थीं कि वो खुद से ही नाराज हो गईं। यह काफी अच्छा नहीं है, ये सोच सोचकर वो पूरी तरह से टूटने लगी थीं। लेकिन फिर उनके म्यूजिक डायरेक्टर लुइस हॉर्स्ट आगे आए। उन्होंने मार्था से कहा, हर चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगी तो तुम कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगी। लुइस ने उन्हें फाइनल डिसीजन लेने के लिए पुश किया और अंत में उन्होंने परफॉर्मेंस कर ही दी। क्या वो परफेक्ट थी? शायद नहीं, लेकिन क्या वो शानदार थी? हां, बिल्कुल। और यही असली जीत थी, अपने डर को हराकर आगे बढ़ना। क्या आपको पता है कि लियोनार्डो दा विंची भी परफेक्शनिज्म के शिकार थे? उन्होंने मोनालिसा पेंटिंग को बनाने में सालों बिता दिए, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ कमी रह गई है। वो उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में इतने उलझ गए थे कि उन्होंने कई और शानदार पेंटिंग्स को अधूरा ही छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स भी इसी जाल में फंसे थे। मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाते समय वो हर छोटी से छोटी डिटेल में इतने उलझ गए
कि एप्पल ने उन्हें खुद ही निकाल दिया। सोचिए, अगर वो इसे पहले पूरा कर लेते तो क्या होता। रैल्फ एलिसन ने द इनविजिबल मैन जैसा मास्टरपीस लिखा, लेकिन क्या आपको पता है, उन्होंने कई और बुक्स लिखी, लेकिन वो कभी दूसरी किताब को पब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि वो परफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं तो आपको खुद को एक धक्का देने की जरूरत है। कभी कभी हमें अपने दोस्त, मेंटोर या किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ती है जो हमें समझाए कि परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। कुछ अमेजिंग बनाने के लिए किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। अगर आप किसी प्रेरणा, इंस्पिरेशन या सही मौके के इंतजार में रुके रहोगे तो क्या होगा अगर वो मौका कभी आया ही नहीं। इसलिए काम करते रहो, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस दुनिया में असली जीत परफेक्ट बनने में नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने में है। याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। हर बार जब आप सोचें कि अभी यह सही नहीं लग रहा, तब खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हमेशा के लिए इसे परफेक्ट बनाने में लगा रहूंगा या इसे पूरा करके आगे बढ़ूंगा? आपका जवाब ही आपके सफलता की कुंजी होगा। चैप्टर 6, क्या आप फिर से उठ सकते हैं? हर किसी की जिंदगी में वो लम्हा जरूर आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है, क्या आप फिर से उठ सकते हैं? अगर आप डिसिप्लिन को अपना लेते हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी राह में मुश्किलें नहीं आएंगी या आप कभी हार का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आप कुछ मौके चूक जाएं, दूसरों से पीछे रह जाएं और कुछ लड़ाइयां हार भी जाएं। लेकिन जो चीज वाकई मायने रखती है वो है आपका रिएक्शन। क्या आप हार मानकर बैठ जाएंगे या फिर से उठकर लड़ने के लिए तैयार होंगे? यही फर्क तय करता है कि आप एक विजेता बनेंगे या हारने वालों की भीड़ का हिस्सा बनेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना मैं, ना आप और ना ही इस दुनिया में कोई और। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उन गलतियों से सीखते हैं या उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और सोचते हैं कि आपको हर बार सही होना चाहिए, तो शायद आप अपनी असफलताओं से कभी उबर नहीं पाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। अगर आप अपनी कमियों को अपनाते नहीं हैं, तो आपको दोबारा खड़ा होने में बहुत तकलीफ होगी। अपना ईगो एक तरफ रख दीजिए और खुद से ईमानदार बनिए। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करने को है। आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। आप यहां सिर्फ एक गलती से हार मानने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास एक मिशन है, एक मकसद है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए हर मुश्किल से लड़ना होगा। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, वो चाहे कितनी भी बार असफल क्यों न हो जाए, कभी पीछे नहीं हटते। जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं, तो फेल होने के बावजूद आप उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। क्या सिर्फ एक हार आपको आपकी खुशी से दूर कर सकती है? क्या सिर्फ एक गिरावट की वजह से आप अपने सपनों को छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आपका सपना आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और इसे अधूरा छोड़ देना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक हार का सामना करना पड़ा, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। 1989 में प्रोफेशनल बॉक्सर फ्लॉयड पैटरसन का सामना इंगेमार जोहानसन से हुआ। ये लड़ाई उनके करियर की सबसे बड़ी फाइट थी, लेकिन फ्लॉयड हार गए। उन्होंने महीनों तक कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की थी, लेकिन जब असली लड़ाई का समय आया तो कुछ न कुछ कमी रह गई। कुछ लोगों ने कहा कि उनमें कमिटमेंट की कमी थी, कुछ ने कहा कि उनकी जीत की भूख खत्म हो गई थी। खुद फ्लॉयड को भी लगने लगा कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने छोटे छोटे गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। रिंग में जब असली जंग शुरू हुई, तब ये साफ हो गया कि वो इस जीत के काबिल नहीं थे। इंगेमार ने उन्हें जमीन पर 7 बार गिराया। तीसरे राउंड में फ्लॉयड पूरी तरह से हार चुके थे। बॉक्सिंग की दुनिया में जब कोई चैंपियन इस तरह हारता है तो समझा जाता है कि उसका करियर खत्म हो चुका है, और फ्लॉयड के साथ भी यही हुआ। हार के बाद फ्लॉयड पूरी तरह से टूट चुके थे।
वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एक चिट्ठी मिली। ये लेटर आर्ची मूर ने लिखा था, एक बॉक्सर जिसे कभी फ्लॉयड ने खुद हराया था। आर्ची जानते थे कि हारने के बाद कैसा महसूस होता है। उन्होंने भी कभी ऐसी ही एक हार का सामना किया था। वो जानते थे कि फाइट हारने के बाद इंसान अंदर से खाली और हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन उन्होंने फ्लॉयड को समझाया कि अगर वो अपनी गलतियों से सीख लें तो वो दोबारा उठ सकते हैं। आर्ची की चिट्ठी सिर्फ शब्दों का एक टुकड़ा नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, एक रोशनी थी। उस चिट्ठी ने फ्लॉयड की आत्मा में फाइटिंग स्पिरिट को दोबारा जगा दिया। फ्लॉयड ने अपनी हार की रिकॉर्डिंग बार बार देखी। उन्होंने हर एक गलती को समझा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर ट्रेनिंग पर लौट आए। उन्होंने अपने घमंड को पीछे छोड़ा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने दोबारा इंगेमार को चैलेंज किया। इस बार वो अलग इंसान थे। इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत थे। इस बार उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लिया था। फ्लॉयड ने रिंग में इंगेमार को इतनी जोर से मारा कि वो फिर से खड़ा नहीं हो पाया। इतिहास में पहली बार किसी हैवीवेट बॉक्सर ने अपना खोया हुआ बेल्ट दोबारा जीत लिया था। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं भी हार मानकर बैठ जाऊंगा या फिर से उठकर लड़ूंगा? क्योंकि ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी हार का सामना किया है। अगर फ्लॉयड फिर से उठ सकता है, अगर आर्ची अपने दर्द से बाहर निकल सकता है, अगर हर महान व्यक्ति अपनी असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं? याद रखिए, हार आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नया मौका है खुद को और भी बेहतर बनाने का। तो उठिए, तैयार हो जाइए और दोबारा फाइट कीजिए, क्योंकि सिर्फ गिरने वाले नहीं बल्कि उठने वाले ही इतिहास बनाते हैं। चैप्टर 7, पैसा, एक खतरनाक हथियार। हम सब अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, खुद को खपाते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन ऐसा आए जब हमें पैसों की टेंशन न रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं, हम अपनी खुशी को कहीं पीछे छोड़ चुके होते हैं। कभी गौर किया है, गरीब आदमी पैसा कमाने के लिए अपना आज कुर्बान कर देता है। वो सोचता है, थोड़ा और मेहनत कर लूं, कल आराम करूंगा। और अमीर आदमी, वो अपने पैसे को इतनी आसानी से लुटाता है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। वो सोचता है, अभी जी लूं, कल की कल देखी जाएगी। ये दोनों ही तरीके जिंदगी जीने के सही रास्ते नहीं हैं। हमें एक बैलेंस बनाना होगा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेब रूथ, वो नाम जिसे अमेरिका में हर कोई जानता था, बेसबॉल की दुनिया का चमकता सितारा, जिसने अपने टैलेंट से करोड़ों दिलों को जीता। लेकिन जब बात पैसे की आई तो वो एकदम बच्चा निकला। यांकीज टीम के लिए खेलते हुए वो महीने का $6,000 कमाते थे, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की सैलरी से भी ज्यादा था। लेकिन उसने उस पैसे का किया क्या? पहले मोटरसाइकिल खरीदी, फिर स्पोर्ट्स कार, उसके बाद महंगे ब्रांड्स के कपड़े, लेदर कोट, डायमंड पिन और सिल्क की शर्ट। अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ तो झगड़े का हल निकाला $5,000 के फर कोट से। रूथ को यह समझ ही नहीं आया कि पैसा हमेशा नहीं रहेगा। जब यांकीज टीम आर्थिक संकट से जूझ रही थी, वो फालतू पार्टियों में पैसा उड़ाने में लगा था। एक बार वो एक होटल में रुके जहां पियानो नहीं था, तो उन्होंने होटल के लिए पूरा पियानो ही खरीद डाला। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर किसी दिन वो बेसबॉल न खेल पाए तो क्या होगा। उन्हें लगता था कि पैसा हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, और हां, थोड़ी देर के लिए तो ये सच भी लगता है। महंगे गिफ्ट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, ये सब खुशी देते हैं, लेकिन ये खुशी कितने दिन की होती है? रूथ जैसे लोग बचपन में गरीबी और प्यार की कमी से गुजरते हैं। बड़े होकर वो अपने अंदर के खालीपन को पैसों से भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। गरीब आदमी पैसे के लिए तरसता है,
अमीर आदमी शांति के लिए। सच तो यह है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से आजाद या पूरी तरह से खुश नहीं होता। पैसा हमें सिर्फ एक हद तक आजादी दे सकता है। जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपने जरूरी खर्च पूरे कर सकें और अपने शौक पूरे कर सकें, तभी हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। तो सवाल यह है, क्या आप पैसे के मालिक बनना चाहते हैं या पैसे को अपना मालिक बनाना चाहते हैं? आप किस तरह के इंसान हैं? क्या आप खुद से सख्त हैं? क्या आप अपने काम के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उतने ही जिम्मेदार बने जितना आप खुद को मानते हैं? खुद पर सख्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से भी वही उम्मीद रखना, ये सिर्फ आपको परेशान करेगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। अगर आप हमेशा लोगों की गलतियां गिनते रहेंगे, उन्हें टोकते रहेंगे, तो आप खुद ही दुखी रहेंगे। जबकि जिन लोगों को आप सुधारना चाहते हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए एक चीज याद रखिए, आप खुद को जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसे जीने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी उनका हक दीजिए। रोमन फिलोसोफर कैटो द यंगर को देखिए। वो अमीर थे, लेकिन उनकी सादगी और अनुशासन के चर्चे पूरे रोम में थे। वो साधारण कपड़े पहनते, अपनी दाढ़ी शेव नहीं करते, आर्मी में भी जमीन पर सोते, जबकि बाकी अफसर आलीशान टेंट में रहते। उनका भाई कैपियो बिल्कुल अलग था। वो ऐशो आराम में रहता, महंगे परफ्यूम लगाता और उन लोगों के साथ दोस्ती करता जिनसे कैटो नफरत करते थे। लेकिन क्या कैटो ने कभी अपने भाई को बदलने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसा वो था। यही असली अनुशासन है, खुद के लिए सख्त रहना, लेकिन दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको दूसरों की कमियां झेलना मुश्किल लगता होगा। जब कोई आपके स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता तो आप गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्या हर इंसान एक जैसा होता है? नहीं ना। कुछ लोगों को एक चीज समझने में एक दिन लगता है, कुछ को एक हफ्ता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक सच्चा लीडर वो होता है जो लोगों को जज करने की बजाय उन्हें गाइड करता है। इसलिए रूखे मत बनिए, विनम्र रहिए। कंक्लूजन, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अनुशासन में छिपी होती है। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे कि रोमन फिलोसोफर कैटो, अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी बेब रूथ और अन्य दार्शनिक व नेता, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका आत्म अनुशासन था। किताब हमें यह भी समझाती है कि अनुशासन सिर्फ सख्ती या बलिदान का नाम नहीं है, बल्कि यह संतुलन और आंतरिक नियंत्रण की एक कला है। जब हम खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। यह आत्म संयम हमें सिर्फ पेशेवर रूप से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत बनाता है। अगर हम अनुशासन को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो यह हमारे आदतों, विचारों, निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह हमें धैर्य, सहनशीलता और प्रतिबद्धता सिखाता है, जिससे हम असफलताओं से टूटने के बजाय उनसे सीखकर और मजबूत बन सकते हैं। अंततः अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। आज हम एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी वर्किंग हैबिट्स को चेंज करेगी, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हम बात कर रहे हैं डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट की, जो एक पावरफुल प्रिंसिपल है और जिसे अपनाकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क सामने आता है तो हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है? अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, पहले छोटे छोटे काम निपटा लूं, फिर इसे देखूंगा। यही वो माइंडसेट है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस माइंडसेट को उल्टा कर दें? क्या होगा अगर आप सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लें? सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना असल में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप सुबह सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल टास्क को पूरा करते हैं, या फिर आप आसान और कम मेहनत वाले कामों में फंस जाते हैं, जिससे दिन के अंत तक आपको लगता है कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया? यह एक बेहद कॉमन प्रॉब्लम है
और इसी वजह से बहुत से लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन टास्क से करेंगे तो न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी आसमान छूने लगेगी। जब आप सबसे पहले टफेस्ट काम को खत्म कर देते हैं तो पूरे दिन आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है। यह वही फीलिंग होती है जो आपको बार बार हार्ड टास्क्स को प्रायोरिटी देने के लिए मोटिवेट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन आसानी से ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है। जब हम छोटे छोटे टास्क्स को पहले पूरा करते हैं तो हमें एक टेम्पररी खुशी मिलती है, लेकिन जब हम किसी बड़े और मुश्किल काम को खत्म करते हैं तो हमें एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही सेटिस्फैक्शन हमारी लाइफ को बदल सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देख लीजिए, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स। इन सब की लाइफ में एक चीज कॉमन थी, वे हमेशा पहले मुश्किल चीजें करते थे। वे जानते थे कि अगर वे हार्ड चीजों को पहले कर लेंगे तो बाकी के काम खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। यही वो माइंडसेट है जो आपको भी अडॉप्ट करना होगा अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं इसे कैसे अपनाऊं? मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। टाइम की कमी नहीं होती, प्रायोरिटी की कमी होती है। जब आप यह समझ लेंगे कि सबसे मुश्किल काम पहले करना ही असली सक्सेस की कुंजी है, तब आपको खुद ही एहसास होगा कि आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो गया है। इस वीडियो में हम आपको इस पावरफुल स्ट्रैटेजी के पीछे की साइंस समझाएंगे, आपको प्रैक्टिकल टिप्स देंगे कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें और बताएंगे कि कैसे यह एक सिंपल सा आइडिया आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार अपने ड्रीम्स को डिले कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो यह वीडियो आपके लिए एक गाइड साबित हो सकता है। तो बिना कोई वक्त गंवाए आइए समझते हैं कि कैसे डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट का यह सिंपल प्रिंसिपल आपकी लाइफ में मैजिक ला सकता है और आपको अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि सच तो यह है कि अगर आप पहले आसान चीजें करते रहेंगे तो आपकी लाइफ हमेशा हार्ड रहेगी, लेकिन अगर आप पहले हार्ड चीजें कर लेते हैं तो आपकी लाइफ खुद ब खुद आसान बन जाएगी। भाग 1, भय को तोड़ना और बहाने कम करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई कठिन काम सामने आता है तो आपका दिमाग खुद को बचाने के लिए हजारों बहाने खोजने लगता है? आज मूड नहीं है, कल कर लूंगा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये सब सुनने में तो बहुत छोटे छोटे बहाने लगते हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो हमें हमारी सबसे बड़ी सफलता से दूर रखती हैं। अगर हम गौर करें तो हमारी जिंदगी दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, फियर और एक्सक्यूजेस। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और बहाने हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने डर को नहीं तोड़ते और बहानों को नहीं छोड़ते, तब तक हम उस इंसान में तब्दील नहीं हो सकते जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। डर असल में हमारे दिमाग का एक प्रोग्राम है। जब भी हम किसी नई या चुनौतीपूर्ण चीज का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन हमें सुरक्षित रखने के लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाने लगता है। जैसे कि अगर आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले आपको यह दिखाएगा कि यह काम क्यों नहीं करेगा, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं इसे मैनेज कर पाऊंगा। इसी तरह जब हम किसी भी कठिन काम को टालते हैं तो असल में हम डर से भाग रहे होते हैं, लेकिन यह भागना कभी खत्म नहीं होता। जितना हम कठिन चीजों से बचेंगे उतना ही हमारा डर मजबूत होता जाएगा। और यही वह वजह है कि लोग अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं कर पाते। अगर आप अपने फियर को सच में खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, डर तब तक हावी रहेगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। हमारे दिमाग में बना हुआ डर एक इल्यूजन है और इसे केवल एक चीज से हराया जा सकता है, इमीडिएट एक्शन। सोचिए, जब आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होते हैं और पानी में कूदने से डरते हैं तो जितनी देर आप किनारे पर सोचते रहेंगे उतना ही डर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बिना ज्यादा सोचे पानी में छलांग लगाते हैं, अचानक सब नॉर्मल लगने लगता है। यही नियम आपकी लाइफ के हर बड़े फियर पर लागू होता है। आपको एक्शन लेना ही होगा, भले ही छोटा सा क्यों ना हो।
अगर आप किसी नए स्किल को सीखने से डरते हैं तो पहला छोटा कदम उठाइए। बस एक YouTube वीडियो देखिए या 5 मिनट उस पर काम कीजिए। अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करने से डरते हैं तो पहला छोटा कदम उठाइए। बस अपना CV अपडेट कीजिए। एक्शन ही एकमात्र चीज है जो आपके दिमाग को यह सिखाती है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन था। अब बात करते हैं एक्सक्यूजेस की। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई मुश्किल चीज सामने आती है तो हमारे दिमाग में इंस्टेंटली एक एक्सक्यूज आ जाता है। ये बहाने हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। जब हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो सच्चाई यह नहीं होती कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि सच्चाई ये होती है कि हम उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। जब हम कहते हैं मैं टैलेंटेड नहीं हूं, तो असल में हम ये कह रहे होते हैं कि हमें मेहनत करने से डर लग रहा है। जब हम कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, तो सच्चाई ये होती है कि हम अपने डर को सही ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहाने दरअसल हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखने का सबसे आसान तरीका होते हैं, लेकिन जो लोग अपने बहानों से आगे बढ़ जाते हैं वही लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम इन बहानों को खत्म कैसे करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बहाने हमेशा एक पैटर्न में आते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल काम को करने लगते हैं तो आपका दिमाग बहाने बनाने लगता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा। जब भी आपका दिमाग कहे आज मूड नहीं है, तो तुरंत खुद से पूछिए क्या यह सच में सही कारण है या मैं सिर्फ टाल रहा हूं। जब भी आपका दिमाग कहे मेरे पास वक्त नहीं है, तो खुद से पूछिए क्या मेरे पास सच में वक्त नहीं है या मैं इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। आप जितना ज्यादा इन बहानों को पहचानेंगे उतना ही आसान होगा उनसे बाहर निकलना। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करेंगे कि एक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता है, तब तक आप बहानों के जाल में फंसे रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने फीलिंग्स पर भरोसा करना बंद करें और एक्शन पर ध्यान दें। अगर आपने तय किया है कि आपको हर दिन वर्कआउट करना है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हमेशा मोटिवेशन फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह है कि भले ही आपको मोटिवेशन फील ना हो, फिर भी आप एक्शन लेंगे। अगर आपने कोई नया स्किल सीखने का प्लान किया है, तो यह जरूरी नहीं कि हर दिन आपको एक्साइटमेंट फील होगी। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह है कि एक्साइटमेंट हो या ना हो, आप उस पर काम करेंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। हर बार जब भी कोई कठिन काम सामने आए, तो यह मत सोचिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। बस एक छोटा सा एक्शन लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगेगा और आपके बहाने कम होने लगेंगे। इस दुनिया में हर बड़ा अचीवर, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इलॉन मस्क हो या कोई भी महान व्यक्ति, उन्होंने अपने डर और बहानों को हराया है, और आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, एक्शन ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने फियर को तोड़ सकते हैं और बहानों को खत्म कर सकते हैं। डर को खत्म करने का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। भाग 2, कठिन कार्यों को पहले करने के व्यावहारिक कदम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है, तो हमारा दिमाग तुरंत उसे टालने की कोशिश करता है? चाहे वो सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, हम अक्सर आसान कामों को पहले कर लेते हैं और मुश्किल चीजों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा और सबसे कठिन काम को पहले करने की हैबिट बनानी होगी। जब हम कोई भी मुश्किल काम सामने देखते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें रोकती है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यह एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। सुबह उठते ही हम सबसे पहले सोशल मीडिया चेक करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं और छोटे छोटे काम निपटाने में लग जाते हैं, ताकि हमें ऐसा महसूस हो कि हमने कुछ प्रोडक्टिवली किया है। लेकिन असल में हम अपने सबसे जरूरी और कठिन काम को अवॉइड कर रहे होते हैं। अगर हम इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कठिन काम को पहले करने से ही असली सफलता मिलती है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले उस काम पर फोकस करते हैं जो सबसे मुश्किल है,
तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है, एनर्जी हाई होती है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। इसी वजह से कई सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत हार्डेस्ट टास्क से करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वह सबसे पहले कठिन काम करे, न कि आसान और कम इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। हम अक्सर दिन की शुरुआत बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के करते हैं और यही वजह है कि हम डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले यह डिसाइड कर लें कि सबसे जरूरी काम कौन सा है, तो आप बाकी चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक तरीका यह है कि आप रात में सोने से पहले अगले दिन का सबसे कठिन काम डिसाइड कर लें। जब आप सुबह उठेंगे तो आपके पास पहले से एक क्लियर गोल होगा और आप बिना समय गंवाए एक्शन ले सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी बल्कि आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगी। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वह है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। आज के समय में हमारा ध्यान भटकाना बहुत आसान हो गया है। फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ये सब हमारे दिमाग को बार बार हमारे मेन गोल से हटाते हैं। इसलिए जब आप अपने हार्डेस्ट टास्क पर काम करने जा रहे हों तो अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखिए, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दीजिए और एक ऐसी जगह बैठिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे। अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करना होगा कि वह आपको काम करने के लिए इंस्पायर करे। एक साफ सुथरी वर्क स्पेस, एक टू डू लिस्ट और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये सब मिलकर आपके दिमाग को तैयार करते हैं कि वह सबसे कठिन काम को पहले करे। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कभी कभी आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन कई बार आपको लगेगा कि आज कुछ करने का मन नहीं है। यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन काम आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे तो आप चाहे जैसा भी महसूस करें फिर भी एक्शन लेंगे। एक और पावरफुल तरीका है 5 मिनट रूल। अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है तो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना शुरू करें। कई बार हमारा दिमाग किसी काम को इतना बड़ा बना देता है कि हमें लगता है कि इसे करना नामुमकिन है। लेकिन जब हम बस 5 मिनट के लिए शुरू करते हैं तो मोमेंटम बनता है और फिर हम नेचुरली उस काम को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं। साथ ही एक और चीज जो मदद करती है वह है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप किसी को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई मेंटर हो या फिर आप खुद के लिए कोई डेडलाइन सेट करें, तो आपके पास एक रीजन होगा उस काम को पूरा करने का। इसलिए अगर आप सच में अपने कठिन कामों को पहले करना चाहते हैं तो किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस को शेयर करें। अंत में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन के लिए अपने हार्डेस्ट टास्क को पहले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डेली हैबिट नहीं बनाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगले 7 दिनों के लिए एक चैलेंज लें। हर सुबह सबसे पहले उस काम को करें जो सबसे कठिन लगता है। चाहे वो वर्कआउट हो, कोई नई स्किल सीखना हो, किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना हो, बस इसे सबसे पहले करें और फिर देखिए कैसे आपकी पूरी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी लेवल चेंज हो जाएगी। याद रखिए, यह दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो एक्शन लेते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि कठिन चीजें करने से ही असली ग्रोथ मिलती है। भाग 3, नकारात्मक व्यवहार को समाप्त करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा अक्सर हमारा अपना व्यवहार होता है? हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बार बार किसी न किसी वजह से पीछे हट जाते हैं। कभी हमें डर लगता है, कभी आलस आ जाता है, कभी बहाने बना लेते हैं और कभी खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक व्यवहार को खत्म करना होगा। यह वही इनविजिबल चेन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम इस जंजीर को नहीं तोड़ेंगे
तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर सकते। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं। ये बिहेवियर्स धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यही हमारी नेचर है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी नेगेटिव बिहेवियर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नकारात्मक व्यवहार हमारे जीवन में आता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट में रखना चाहता है। यही वजह है कि जब भी कोई कठिन या अनजान परिस्थिति सामने आती है तो हम नेचुरली फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि नकारात्मक व्यवहार के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं: फियर, लेजीनेस और सेल्फ डाउट। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। जब भी हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है, हमारा दिमाग इंस्टेंटली हमें वर्स्ट केस सिनेरियोज दिखाने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? ये सब सवाल हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है। यह तब तक हावी रहता है जब तक हम इसे फेस नहीं करते। जैसे ही आप उस चीज को करना शुरू कर देते हैं जिससे आपको डर लगता है, आप देखेंगे कि वह उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आपने सोची थी। अब बात करते हैं लेजीनेस की। कई बार हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है या अभी सही टाइम नहीं है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक बहाना होता है। आलस हमें टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारे ग्रोथ को रोकता है। अगर आप आलस को हराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसे रिकॉग्नाइज करना होगा। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज को टाल रहे हैं, तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच में जरूरी नहीं है या मैं सिर्फ इसे अवॉइड कर रहा हूं? अगर आप यह हैबिट बना लेंगे तो धीरे धीरे आपका आलस खुद ही कम होने लगेगा। तीसरी चीज है सेल्फ डाउट। यह सबसे खतरनाक बिहेवियर है क्योंकि यह हमें अपनी ही पोटेंशियल पर शक करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर यकीन नहीं करेगा। जब भी आपका दिमाग कहे कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे चैलेंज करिए। खुद से कहिए, क्यों नहीं कर सकता? अगर दुनिया के बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन सवाल यह उठता है कि इन नकारात्मक बिहेवियर्स को खत्म करने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया जाए। इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने नकारात्मक पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। जब भी आप कोई भी नेगेटिव बिहेवियर दिखाएं, उसे लिख लीजिए। फिर सोचिए कि यह बिहेवियर क्यों आया और इसे कैसे बदला जा सकता है। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। आप किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे किसी पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं, तो उसे एक्शन टेकिंग हैबिट से रिप्लेस करें। अगर आप फियर को बार बार महसूस कर रहे हैं, तो उसे करेज के साथ रिप्लेस करें। अगर आप खुद पर डाउट करते हैं, तो उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी सच में बदले, तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार एक्शन लेने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप लगातार सही चॉइसेस लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे यह आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करने की प्रोसेस आसान नहीं होगी। शुरुआत में आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, चीजें आसान लगने लगेंगी। याद रखिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों और एवरेज लोगों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, उनका बिहेवियर। जो लोग अपने डर पर काबू पा लेते हैं, जो लोग आलस से बाहर निकल आते हैं, जो लोग खुद पर यकीन करते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। अब यह आप पर है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। इसलिए अभी से एक्शन लीजिए। अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को पहचानिए, उन्हें रिप्लेस कीजिए और लगातार सही चॉइसेस लेते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है और आप वह इंसान बन रहे हैं जो सच में सफलता के काबिल है। भाग 4, कठिन कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाना।
क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या वे बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? शायद नहीं। असली फर्क उनकी हैबिट्स में होता है। वे मुश्किल कामों को अवॉइड नहीं करते बल्कि उन्हें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। यही वह चीज है जो एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। हम में से ज्यादातर लोग तब तक किसी कठिन कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जब तक हमें मोटिवेशन महसूस नहीं होती। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक टेम्पोररी फीलिंग है। यह आती जाती रहती है और अगर आप केवल मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप सच में कठिन कार्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। जब भी हम किसी नए गोल की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती कुछ दिन हम बहुत एक्साइटेड महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस बार हम अपने पुराने पैटर्न्स को बदल देंगे और एक नई प्रोडक्टिव लाइफ शुरू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं हमारी एनर्जी कम होने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे हम फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आते हैं। इसका कारण यह है कि हमने उस गोल को हैबिट में बदलने का सही तरीका नहीं अपनाया। कठिन कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती। यह छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। अगर आप किसी बड़े और कठिन कार्य को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको उसे छोटा बनाना होगा। मान लीजिए कि आप हर दिन सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अचानक से 1 घंटे की इंटेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप 2-3 दिन बाद ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं तो इसे अपनाना आसान हो जाएगा। हमारी आदतें हमारे एनवायरनमेंट से भी बहुत प्रभावित होती हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने आसपास के माहौल को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वह आपको अपने कठिन कार्यों को करने के लिए इंस्पायर करे। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो अपने वर्कस्पेस को इस तरह से सेट करें कि आपको हर बार लिखने का मन करे। अगर आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो किताबों को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार उन पर जाए। छोटे छोटे बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग कठिन कार्यों को टालने का एक कारण यह भी बताते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन सच यह है कि समय की कमी नहीं होती बल्कि हमारी प्रायोरिटीज सही नहीं होती। अगर आप सच में किसी चीज को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना ही होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने हार्डेस्ट टास्क को डे की शुरुआत में करें। जब आप दिन की शुरुआत ही एक कठिन कार्य से करेंगे तो न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि बाकी के दिन आपको बाकी काम रिलेटिवली आसान लगेंगे। कठिन कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए एक और पावरफुल तरीका है अकाउंटेबिलिटी। जब हम किसी गोल को अकेले पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार इसे टाल देते हैं। लेकिन जब हम किसी को अपने प्रोग्रेस के बारे में बताते हैं, चाहे वह हमारा कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या फिर हम खुद अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, तो हमारे सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी कठिन कार्य को अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें ट्रैक कीजिए और किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस शेयर कीजिए। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक आप खुद को मेंटली यह नहीं मानते कि आप वह इंसान हैं जो कठिन कार्यों को अपनी हैबिट बना सकता है, तब तक आपको बदलाव लाना मुश्किल होगा। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को राइटर की तरह देखना होगा और वैसे ही बिहेव करना होगा। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको खुद को एक फिट इंसान की आइडेंटिटी के साथ जोड़ना होगा। जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं तो आपके एक्शंस अपने आप उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कई बार आप अपना हार्डेस्ट टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको मोटिवेशन की कमी महसूस होगी, लेकिन इन चीजों को बहाने मत बनने दीजिए।
अगर एक दिन आप फेल हो जाते हैं तो अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। सबसे जरूरी चीज है नेवर ब्रेक द चेन। अगर किसी दिन आपका मोमेंटम टूट भी जाए तो अगला दिन उसे वापस लाने का मौका होता है। याद रखिए, कठिन कार्यों को हैबिट में बदलना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोग वही होते हैं जो अपनी जरूरी और कठिन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें अपनी डेली हैबिट्स में शामिल कर लेते हैं। अब यह आप पर है कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने डर, बहानों और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर अपनी ड्रीम लाइफ बनाते हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही आपको आपकी सबसे बड़ी जीत तक ले जाते हैं। कंक्लूजन: जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस सफलता की असली कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं, वही काम पहले करते हैं जो कम चुनौतीपूर्ण होते हैं और मुश्किल कामों को बार बार टालते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिस्कम्फर्ट को अपनाते हैं, जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं और जो कठिन कार्यों को सबसे पहले करने की आदत डालते हैं। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। हमें मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करना होगा और डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करना होगा। मुश्किल कार्यों को रोजमर्रा की आदत बनाना ही असली प्रोडक्टिविटी है। जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन चीज से करते हैं तो बाकी का दिन अपने आप आसान लगने लगता है। इस किताब ने हमें यह भी सिखाया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि हमारा अपना डर, आलस्य और प्रोक्रेस्टिनेशन है। जब तक हम इन बाधाओं को पार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर नकारात्मक आदत को बदला जा सकता है, हर डर को हराया जा सकता है और हर कठिन कार्य को मैनेजेबल बनाया जा सकता है, अगर हम सही रणनीति अपनाते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या इसे अपनी जिंदगी में लागू भी करेंगे। क्या आप वही इंसान बने रहेंगे जो मुश्किल चीजों को टालता रहता है, या फिर आप वह इंसान बनना चाहेंगे जो हर दिन अपने डर का सामना करता है, अपने हार्डेस्ट टास्क को पहले करता है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाता है? याद रखिए, आपकी सफलता आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों पर निर्भर करती है। हर बार जब आप कोई मुश्किल चीज सबसे पहले करने का फैसला लेते हैं तो आप एक नए, मजबूत और सफल इंसान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, अपना हार्डेस्ट टास्क सबसे पहले कीजिए और अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपको लगता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की गारंटी देते हैं? अगर हां, तो शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों, लियोनार्डो दा विंची, चार्ल्स डार्विन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोगों ने अपनी सफलता सिर्फ अपने इनबिल्ट टैलेंट से हासिल नहीं की। उन्होंने एक खास पैटर्न को फॉलो किया, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी सामान्य इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब मास्टरी की, जो आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपनी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको अपनी काबिलियत को पहचानने, उसे निखारने और फिर दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बनाने में मदद करेगा। अगर आप सोचते हैं कि मास्टरी का मतलब सिर्फ किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना है, तो आप गलत हैं। असली मास्टरी तब आती है जब आप अपने पैशन और पर्पज को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं, हर बाधा को अवसर में बदल सकते हैं और अपनी काबिलियत को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि लोग आपको एक लीजेंड की तरह देखने लगें। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मास्टरी किसी भी इंसान के लिए संभव है? क्या हम भी उन लीजेंड्स की तरह बन सकते हैं जिन्होंने अपने नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया? रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि मास्टरी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप इसे समझ लेते हैं और इस पर काम करना शुरू कर देते हैं,
तो कोई ताकत आपको आपकी फील्ड में बेस्ट बनने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो में हम इस किताब के उन जरूरी इंसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचान सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप वो लेवल अचीव कर सकते हैं जहां आपकी काबिलियत को दुनिया सलाम करे। इस सफर में हम जानेंगे कि लियोनार्डो डा विंची ने कैसे बचपन से ही अपनी जिज्ञासा को अपनी ताकत में बदला। हम सीखेंगे कि मोजार्ट कैसे अपने बचपन से ही म्यूजिक के प्रति जुनूनी थे और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अपनी मास्टरी में तब्दील किया। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स अपनी लाइफ में एक खास पैटर्न को फॉलो करके असाधारण बने। और सबसे खास बात, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको मास्टरी का वो सीक्रेट मिलेगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की असली क्षमता को पहचानना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मास्टरी सिर्फ महान लोगों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करें और जानें कि कैसे आप भी मास्टरी की इस जर्नी पर चल सकते हैं। चैप्टर 1, अपने जुनून की खोज करें, डिस्कवर योर कॉलिंग। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपके भीतर एक अनोखी क्षमता छुपी होती है। आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं और आपकी क्षमताएं किसी और से बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, समाज आपको एक निश्चित रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। माता पिता, शिक्षक और दोस्त सभी आपको यह बताने लगते हैं कि सफलता का एक ही रास्ता है। वे कहते हैं, एक सुरक्षित जॉब पाओ, ज्यादा मत सोचो, रिस्क मत लो। लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो कुछ और कहती है? वह आवाज जो आपको किसी खास चीज की तरफ खींचती है, जो आपको बचपन से ही किसी खास काम में आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। वह कुछ और नहीं बल्कि आपका इनर कॉलिंग है। यह वह संकेत है जो बताता है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। अगर आप अपने बचपन को याद करें तो आपको वो पल जरूर याद आएंगे जब आप किसी खास चीज में पूरी तरह खो जाते थे। कुछ बच्चों को पेंटिंग पसंद होती है, कुछ को मशीनों से खेलना अच्छा लगता है, तो कुछ कहानियां लिखने में आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ये नेचुरल पैशन दब जाता है। हम दूसरों की उम्मीदों और सामाजिक दबाव में फंसकर वो भूल जाते हैं जो हमें सच में पसंद था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर महान व्यक्ति ने अपने बचपन के पैशन को फॉलो किया और उसी को अपनी लाइफ्स वर्क बना लिया। आइंस्टीन को बचपन से ही गणित और ब्रह्मांड की जिज्ञासा थी। लियोनार्डो दा विंची को प्रकृति और ड्राइंग में गहरी रुचि थी। यही उनकी सफलता की असली कुंजी थी। अगर आप अपना जुनून खोजने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको समाज के बनाए गए नियमों से खुद को आजाद करना होगा। अक्सर लोग हमें डराते हैं कि पैशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ वही करो जिससे पैसे कमाए जा सकें। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जिन लोगों ने समाज के बनाए नियमों को तोड़ा, वही आगे बढ़े। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ सुरक्षित करियर चुना होता तो क्या एप्पल का जन्म होता? अगर थॉमस एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करने का जुनून न पाला होता तो क्या हम आज इस रोशनी में होते? आपको अपने मन की आवाज को पहचानना होगा। ध्यान दें कि आप किन चीजों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। क्या ऐसा कुछ है जिसे करते समय आपको टाइम का पता ही नहीं चलता? अगर हां, तो वही आपका ट्रू कॉलिंग हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपका असली जुनून क्या है, तो खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करें। अलग अलग चीजों को आजमाएं, नए अनुभव लें। खुद से सवाल करें, क्या मैं इस काम को बिना किसी इनाम के भी कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि महानता की ओर पहला कदम अपने जुनून को पहचानना है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने ट्रू पैशन को खोजकर उसे अपना करियर बना लेते हैं तो आप न केवल सफल होंगे बल्कि एक ऐसा जीवन जिएंगे जो असली संतोष देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने मन की आवाज को सुनें। दुनिया जो कहती है उसे एक तरफ रख दें और अपनी यात्रा शुरू करें।
क्योंकि सच्ची मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने असली जुनून को अपनाते हैं। चैप्टर 2, प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाएं। सबमिट टू द अप्रेंटिसशिप। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरकर हार मान लेता है? नहीं, वह फिर से उठता है, अपने कदमों को सुधारता है और सीखता है। यही प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। कोई भी इंसान एक ही दिन में मास्टर नहीं बनता। हर महान व्यक्ति को एक अप्रेंटिसशिप फेज से गुजरना पड़ता है, जहां वह धैर्यपूर्वक सीखता है, गलतियां करता है, उन्हें सुधारता है और धीरे धीरे अपने कौशल में निपुण होता जाता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सफलता को एक शॉर्टकट के रूप में देखते हैं। वे चाहते हैं कि वे रातों रात एक्सपर्ट बन जाएं, बिना समय और मेहनत लगाए। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बिना प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप गौर करें तो हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर रहा है जब उसने बिना किसी सवाल के अपने मेंटर्स से सीखा। लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटर के यहां वर्षों तक बतौर प्रशिक्षु अप्रेंटिस काम किया, जहां वह घंटों तक ब्रश पकड़ने और रंगों को मिलाने जैसी बुनियादी चीजें सीखता था। आइंस्टीन ने भी एक पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अपने थॉट प्रोसेस को विकसित किया। उन्होंने सीधे महान वैज्ञानिक नहीं बन गए, बल्कि पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखा, फिर प्रयोग किए और अंततः एक मास्टर बन गए। आज की दुनिया में यह अप्रेंटिसशिप प्रोसेस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे दौर में हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट और शॉर्टकट्स की इस दुनिया में लोग धैर्य खो चुके हैं। लेकिन यदि आप वाकई किसी क्षेत्र में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक स्टूडेंट की तरह सीखने की मानसिकता अपनानी होगी। यह प्रक्रिया कठिन होगी। इसमें आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा, गलतियां करने के लिए तैयार रहना होगा और हर असफलता से सीखना होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन यह वही समय होता है जब आप वास्तव में विकसित हो रहे होते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब केवल काम करना नहीं, बल्कि सीखने की कला को अपनाना है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक सही मेंटर चुनें। मेंटर वह होता है जो आपकी कमजोरियों को पहचानता है, आपको गाइड करता है और आपको सिखाता है कि सही तरीके से कैसे सोचा जाए। अगर आप सही मेंटर के साथ अप्रेंटिसशिप लेते हैं तो आपकी सीखने की गति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अप्रेंटिसशिप सिर्फ किसी मेंटर के अधीन काम करने तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिकता भी है। यह वह अवस्था है जब आप अपने क्षेत्र की बारीकियों को समझने में समय लगाते हैं। आप डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं और हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इस प्रक्रिया में आपको अपनी धैर्यशीलता की परीक्षा देनी होगी। शुरुआत में आपको बेसिक काम करने पड़ सकते हैं, जिनका महत्व आपको उस समय समझ नहीं आएगा, लेकिन यही छोटे छोटे कदम भविष्य में आपको एक मास्टर बनाएंगे। अगर आप इस चरण को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी नींव कमजोर रह जाएगी और आप कभी भी सच्ची मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। याद रखें, कोई भी महान कलाकार, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन बिना अप्रेंटिसशिप के महान नहीं बना। यह वह दौर होता है जहां असली ग्रोथ होती है। यह वह समय होता है जब आप अपनी क्षमताओं को तराशते हैं और धीरे धीरे अपने क्षेत्र में निपुणता हासिल करते हैं। इसीलिए धैर्य रखें, सीखने की मानसिकता अपनाई और प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह आत्मसात करें, क्योंकि सच्ची मास्टरी उन्हीं को मिलती है जो इस कठिन लेकिन जरूरी सफर को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 3, आत्मनिर्भर बने और रचनात्मकता विकसित करें। अब्सॉर्ब द मास्टर्स पावर। एक समय आता है जब सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आप अप्रेंटिसशिप के दौर से गुजर चुके होते हैं, अपने क्षेत्र की हर बारीकी को समझ चुके होते हैं और अब आपके सामने एक नया सवाल खड़ा होता है। अब आगे क्या? क्या आप हमेशा दूसरों की छत्र छाया में रहेंगे या खुद को स्वतंत्र कर अपने ज्ञान को एक नए स्तर तक ले जाएंगे? यही वह मोड़ होता है जब आपको आत्मनिर्भर बनना होता है और अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से विकसित करना होता है।
दुनिया के हर महान व्यक्ति ने एक समय पर यह निर्णय लिया कि अब वे अपने मेंटर्स की छाया से बाहर निकलकर कुछ नया करेंगे। लियोनार्डो दा विंची ने जब पहली बार अपनी खुद की पेंटिंग बनाई तो वह सिर्फ एक कलाकार नहीं रह गए, बल्कि उन्होंने कला को एक नई दिशा दी। आइंस्टीन ने जब अपने गुरु के सिखाए गए ज्ञान को अपनी कल्पनाओं के साथ जोड़ा तो उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी की खोज की। यही वह चरण है जब आप सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहते, बल्कि खुद को मास्टर की जगह खड़ा करते हैं। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होता। जब आप किसी मेंटर के अधीन होते हैं तो आपको हमेशा एक सुरक्षित माहौल मिलता है, लेकिन जैसे ही आप खुद से सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में आते हैं, डर पैदा होने लगता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मेरी सोच को स्वीकार करेंगे? क्या मैं अपने क्षेत्र में कुछ नया दे पाऊंगा? यह सवाल हर व्यक्ति के मन में आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग सच्ची मास्टरी हासिल करते हैं वे इन सवालों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इस अवस्था में सबसे जरूरी चीज है एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत। जब आप अप्रेंटिसशिप में होते हैं तो आप नियमों को सीखते हैं, लेकिन जब आप मास्टर बनने की ओर बढ़ते हैं तो आपको इन नियमों को तोड़ना आना चाहिए। महान लोग वही होते हैं जो परंपरागत सोच से आगे बढ़कर नई चीजों को आजमाते हैं। वे दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी खुद की पहचान बनाते हैं। आपको अब यह समझना होगा कि जो आपने सीखा है वह सिर्फ एक नींव थी। अब इस नींव पर आपको अपनी खुद की इमारत खड़ी करनी होगी, और यह इमारत सिर्फ तभी खड़ी होगी जब आप खुद से प्रयोग करेंगे, गलतियां करेंगे और फिर उनसे सीखेंगे। कई लोग इसी मोड़ पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुद को उन सीमाओं से मुक्त करना होगा जो दूसरों ने बनाई हैं। आपको अपने विचारों को उड़ान देनी होगी और अपने अंदर छुपी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बाहर लाना होगा। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक या बिजनेसमैन ने यही किया है। उन्होंने पहले सीखा, फिर सीखे हुए को अपने हिसाब से मोड़ा और अंत में कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आप खुद पर विश्वास कर सकें या नहीं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह सही तरीका नहीं है, कि आपको पुराने तरीकों को ही अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और के बनाए रास्तों पर ही चलते रहेंगे तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही वह समय है जब आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा। आपको अपनी अंदर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि अब आप दूसरों की परछाई बनकर नहीं, बल्कि अपनी खुद की रोशनी से चमकने वाले हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप न सिर्फ अपने क्षेत्र में मास्टर बनते हैं, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने डर को दूर करें, अपनी रचनात्मकता को खुलकर बाहर आने दें और खुद को इस दुनिया में एक नए तरीके से स्थापित करें, क्योंकि यही सच्ची मास्टरी का अंतिम चरण है। जब आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिससे बाकी लोग सीखना चाहते हैं। चैप्टर 4, अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान विकसित करें। सी पीपल एज दे आर। आप दुनिया में चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, सफलता सिर्फ आपकी मेहनत या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती। इसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी टिका होता है कि आप लोगों को कितनी गहराई से समझते हैं। हर इंसान अपने मन में कई परतें छुपाए रखता है। जो चीजें हमें सतह पर दिखती हैं, वे हमेशा सच्चाई नहीं होती। लेकिन जो लोग इंसाइटफुल होते हैं, जो लोगों के असली स्वभाव को पहचानने की क्षमता रखते हैं, वे हर स्थिति में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं? उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका। लेकिन इन चीजों के पीछे छुपा हुआ होता है उसका असली व्यक्तित्व, उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसके इरादे। अगर आप यह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और अपने फैसले अधिक समझदारी से ले पाएंगे। महान लोगों में यह कला हमेशा से रही है। लियोनार्डो दा विंची,
अपनी पेंटिंग्स में लोगों की आंखों और चेहरे के भावों को इतनी बारीकी से उकेरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसकी असली भावनाओं को प्रकट करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने दुश्मनों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके हाव भाव और निर्णयों से समझा। स्टीव जॉब्स को लोग एक जीनियस मानते थे, लेकिन उनकी सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि वे अपने कर्मचारियों की क्षमता को बारीकी से पहचानते थे। वे जानते थे कि किसे किस काम के लिए चुनना है और कौन उनकी कंपनी के लिए सही नहीं है। अगर आप इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो आपको भी यह कला सीखनी होगी। लोगों को उनकी असली सूरत में देखना होगा, न कि उनके द्वारा दिखाए गए बाहरी रूप में। लेकिन यह आसान नहीं है। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर लोगों की असली सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। जब कोई हमसे मीठी बातें करता है, तो हम मान लेते हैं कि वह हमारी भलाई चाहता है। जब कोई हमसे मुस्कुराकर बात करता है, तो हम सोचते हैं कि वह हमारे दोस्त हैं। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? नहीं। इस दुनिया में कई लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को भ्रम में रखते हैं। अगर आप उनके असली इरादों को नहीं समझ पाए, तो आप कई बार चोट खा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑब्जर्वेशन करना सीखें। जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि उसके हाव भाव, उसकी आंखों के भाव और उसके शरीर की भाषा को समझें। लोग जो कहते हैं वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है, तो उसके शब्द और उसके चेहरे के हाव भाव में एक अंतर होगा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो उसकी आंखें बेचैन होंगी, उसकी बॉडी मूवमेंट्स असामान्य होंगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंसानों के असली स्वभाव को पहचानते हैं। वे यह नहीं मानते कि दुनिया वैसी है जैसी वे चाहते हैं, बल्कि वे इसे वैसा ही देखते हैं जैसा यह वास्तव में है। वे अपनी भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेते, बल्कि अपनी इंट्यूइशन का इस्तेमाल करके सही लोगों को चुनते हैं और सही फैसले लेते हैं। अगर आप भी इस कला में निपुण हो गए, तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। आप हर परिस्थिति को गहराई से समझ पाएंगे और अपने फैसले आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे। यह सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि यह एक पावर है, एक ऐसी शक्ति जो आपको किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे ला सकती है। इसलिए लोगों को उनकी असली सूरत में देखना सीखें, सतही बातों से प्रभावित होना छोड़ें और अपनी अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान को विकसित करें। यही सच्ची मास्टरी की निशानी है। चैप्टर 5, अपने कौशल में महारत हासिल करें। अवेकन द डायमेंशनल माइंड। कल्पना करें कि आप एक संगीतकार हैं। शुरुआत में आपको हर नोट, हर ताल को ध्यान से सीखना पड़ता है। आपकी उंगलियां गिटार के तारों पर सही तरीके से नहीं बैठती। आपकी धुनें अक्सर गलत हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, ये सब सहज होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका हाथ अपने आप सही तारों को पकड़ता है। आपका दिमाग पहले से ही जानता है कि अगला सुर क्या होगा। यह है मास्टरी की अवस्था, जब आपका दिमाग सिर्फ सीखी हुई चीजों को दोहराने के बजाय उन्हें एक नए स्तर पर ले जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वह कला हो, विज्ञान हो या बिजनेस, अगर आप अपने कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को एक नए स्तर पर विकसित करना होगा। यह वह अवस्था है जिसे रॉबर्ट ग्रीन डिमेंशनल माइंड कहते हैं। इसका मतलब है कि आप चीजों को सिर्फ एक आयाम में नहीं देखते, बल्कि कई अलग अलग दिशाओं से सोचने लगते हैं। यह वह बिंदु है जब आप केवल अपने काम को करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ नया जोड़ने लगते हैं। लेकिन यह अवस्था रातों रात नहीं आती। इसे पाने के लिए आपको पहले खुद को पूरी तरह से अपने काम में डुबाना पड़ता है। माइकल एंजेलो जब मूर्तियां बनाते थे, तो वे महीनों तक सिर्फ पत्थर को देखते रहते थे, उसे छूते थे, उसके भीतर छुपी आकृति को महसूस करने की कोशिश करते थे। आइंस्टीन जब अपने सिद्धांतों पर काम कर रहे थे, तो वे सिर्फ भौतिकी के नियमों को नहीं देखते थे, बल्कि वे अपने मन की आंखों से ब्रह्मांड की संरचना को देखने की कोशिश करते थे। हर महान व्यक्ति जिसने किसी क्षेत्र में क्रांति लाई, उसने पहले अपने दिमाग को इस स्तर तक विकसित किया कि वह चीजों को एक नई रोशनी में देख सके।
जब आप अपने क्षेत्र में इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो आप किसी भी समस्या को अलग अलग नजरियों से देखने लगते हैं। अब आप केवल सीखे हुए नियमों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर खुद के नियम बनाते हैं। महान संगीतकार अपने सीखे हुए रागों को मिलाकर नई धुनें बनाते हैं। वैज्ञानिक अपनी पुरानी खोजों के आधार पर नए सिद्धांत गढ़ते हैं। बिजनेस लीडर्स पुरानी रणनीतियों को तोड़कर कुछ नया लेकर आते हैं। यही डायमेंशनल थिंकिंग है, जब आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते बल्कि अपने क्षेत्र में इनोवेशन लाने वाले बन जाते हैं। लेकिन यह अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद रुक जाते हैं। वे सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, लेकिन उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अब पर्याप्त जान चुके हैं। लेकिन यही वह मानसिकता है जो किसी को मास्टर बनने से रोक देती है। जो लोग सच में मास्टरी हासिल करते हैं वे कभी खुद को सीमित नहीं करते। वे हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते। जब आप अपने दिमाग को इस तरह विकसित कर लेते हैं तो आपका काम अब सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं रहता, वह एक आर्ट बन जाता है। एक कुशल चित्रकार सिर्फ ब्रश नहीं चलाता, वह अपने हर स्ट्रोक में एक कहानी कहता है। एक अनुभवी डॉक्टर सिर्फ दवाइयां नहीं लिखता, वह अपने मरीज के शरीर की हर प्रतिक्रिया को गहराई से समझता है। एक सफल बिजनेसमैन सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वह बाजार की नब्ज को पहचानता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। यह वह अवस्था है जब आप अपने काम में मास्टर बन जाते हैं, जब आप नियमों के गुलाम नहीं रहते बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, खुद को लगातार चुनौती देनी होगी और हर असफलता से सीखना होगा। आप जितना गहरा अपने काम में उतरेंगे उतना ही आपका दिमाग नए दरवाजे खोलेगा। आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कला सीखनी होगी। आपको उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके लिए बनाई हैं। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए को दोहराने वाले नहीं रहते बल्कि खुद एक क्रिएटर बन जाते हैं। चैप्टर 6, महारत प्राप्त करें। फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। कल्पना कीजिए, एक शतरंज का खिलाड़ी जो सालों से हर चाल को सीख रहा है, हर गेम की रणनीति को गहराई से समझ रहा है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हर मूव का विश्लेषण करता है, उसके पैटर्न को पढ़ता है और फिर अपनी अगली चाल तय करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह सोचना बंद कर देता है और सिर्फ महसूस करता है, जैसे कि हर मूव उसके दिमाग में खुद ब खुद आ रहा हो। वह जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, बिना किसी गणना के। यह सिर्फ तजुर्बे से नहीं आया, बल्कि उसके भीतर रैशनैलिटी और इंट्यूशन का गहरा मेल हो चुका है। यही असली महारत है, जब तर्क और अंतर्ज्ञान एक हो जाते हैं। जब आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी प्राप्त करने की यात्रा पर निकलते हैं तो शुरुआत में सब कुछ तार्किक होता है। आप नियमों को सीखते हैं, पैटर्न को समझते हैं, चीजों को एक क्रम में देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह सब आपके अवचेतन में बसने लगता है। अब आपको हर नियम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मन और शरीर उसे स्वाभाविक रूप से अपनाने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक अनुभवी तैराक को हर बार पानी में जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि उसे अपने हाथ पैर कैसे हिलाने हैं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब आप इस प्रक्रिया से आगे बढ़कर अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जोड़ लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनकी चेतना का विस्तार हुआ और वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने पहले अपनी सोच को इतना विकसित किया कि वे हर समस्या को तर्क से समझ सकें। फिर जब तर्क की सीमाएं खत्म हुईं, तब उनका अंतर्ज्ञान जागा। यही हर महान व्यक्ति की यात्रा होती है। पहले वे सीखते हैं, फिर अभ्यास करते हैं और अंत में उनका दिमाग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि अब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की तो यह सिर्फ गणनाओं का परिणाम नहीं था। वे खुद कहते थे कि उनके मन में यह सिद्धांत एक विजुअल इमेजिनेशन के रूप में आया। उन्होंने इसे पहले अपने दिमाग की आंखों से देखा और फिर इसे तर्क और गणना से साबित किया। यह है तर्क और अंतर्ज्ञान का मिलन।
जब आप किसी भी विषय को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है, तब आप अपने ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि ज्यादातर लोग इस स्तर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। कुछ लोग केवल तर्क के दायरे में ही रह जाते हैं। वे हर चीज को गहराई से विश्लेषण तो करते हैं, लेकिन कभी अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर हो जाते हैं, बिना किसी ठोस आधार के। लेकिन जो असली मास्टर बनते हैं, वे इन दोनों चीजों को संतुलित करना सीखते हैं। वे अपने ज्ञान को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि उनकी हर सोच, हर निर्णय अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। आप भी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को सीमित सोच से मुक्त करना होगा। आपको पहले अपने क्षेत्र में गहराई से उतरना होगा, हर नियम को आत्मसात करना होगा। लेकिन जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएं, तो आपको नियमों से आगे बढ़कर अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करना होगा। आपको उन संकेतों को पहचानना सीखना होगा जो सतह के नीचे छिपे होते हैं। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं, तो आपकी क्षमताएं असाधारण हो जाती हैं। आप किसी भी परिस्थिति में तुरंत सही निर्णय ले सकते हैं। आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा से समझ सकते हैं। आप किसी भी समस्या का हल सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से निकाल सकते हैं। यही असली मास्टरी है, जब आप तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दिमाग विकसित कर लेते हैं जो किसी भी चुनौती का हल सहजता से निकाल सकता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। पहले सीखिए, फिर उसे अपने अवचेतन में बसाइए, और फिर अपने अंतर्ज्ञान को जागृत करिए। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं रह जाते, बल्कि एक विजनरी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो चीजों को वैसे देख सकते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, और जो नए रास्ते बना सकते हैं जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। यही वह अंतिम अवस्था है जहां आप सच में मास्टरी हासिल करते हैं। कंक्लूजन। तो अब तक की इस यात्रा में हमने देखा कि मास्टरी कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाने को तैयार हैं, जो केवल औसत नहीं, बल्कि असाधारण बनना चाहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में एक विशेष कॉलिंग होती है, एक ऐसा जुनून जिसे अगर सही दिशा में विकसित किया जाए तो वह महानता तक ले जा सकता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। आपको पहले अपने अप्रेंटिसशिप यानी सीखने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर अपने दिमाग को एक डायमेंशनल लेवल पर विकसित करना होगा जहां आप चीजों को गहराई से देख सकें, और अंततः आपको अपने तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दिमाग बनाना होगा जो किसी भी समस्या का समाधान सहजता से निकाल सके। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं, खुद एक क्रिएटर बनते हैं। अगर हम अपने जीवन में मास्टरी की इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, तो कोई भी क्षेत्र हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। हम अपनी सोच को सीमित करने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ असाधारण कर सकते हैं। यही वह कला है जिसने लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन और दुनिया के हर महान व्यक्ति को इतिहास में अमर बना दिया। तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।